हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम लोग न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ, ओके, एंड मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। ओके, तो मेंडलीव का क्या कहना था बच्चों, देखो, है ना। उन्होंने कहा द प्रॉपर्टीज, ओके, द प्रॉपर्टीज of elements are the periodic function of their atomic masses। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस के। ठीक है, उनके हिसाब से जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं, जस्ट अ सेकंड, ओके, उनके हिसाब से प्रॉपर्टीज ऑफ an element, okay, properties of an element are the periodic function, are the periodic function of their atomic masses, of their atomic masses। ठीक है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है पीरियोडिक, मतलब एक रेगुलर इंटरवल में होने वाले चीज को हम लोग पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, समथिंग विच रिपीट्स आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, है ना, समथिंग विच रिपीट्स, समथिंग विच repeats after a regular interval, which repeats after a regular interval, okay, something which repeats after a regular interval, okay, उसे हम लोग कहते हैं पीरियोडिक, है ना। तो किस तरीके से वो कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद उस वक्त नोबल गैसेस के बारे में तो पता नहीं था, ठीक है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, इस तरीके से वो अरेंज करते थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से, है ना। तो वो कहते थे पीरियोडिक फंक्शन, देखो पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, इस तरीके से वो अरेंज करते थे। फिर उसके बाद तुम्हारा फ्लोरीन के बाद नियॉन तो डिस्कवर नहीं हुआ था उस वक्त, तो आ जाएगा सोडियम, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स वो अरेंज कर रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से, है ना। अब यहां देखो लिथियम का जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम से मैच करता है, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन के आगे बढ़ते हैं, तो फिर आ जाता है कौन ना, पोटेशियम, फिर उसके बाद कैल्शियम। सोडियम का जो प्रॉपर्टी है वो पोटेशियम से मैच करता है ना। तो ये बहुत हद तक न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की तरह ही चल रहा है कि लिथियम एक एलिमेंट हो गया, उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि लिथियम को अगर फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करोगे तो 8th एलिमेंट फिर से जो है सोडियम, उसका प्रॉपर्टी लिथियम से मैच करता है। फिर उसके बाद 8th के बाद फिर 19th एलिमेंट जो है वो पोटेशियम, वो भी सॉरी 19th नहीं, तब तो कम होगा, तब होगा 8, ये हो गया 9 10 11 12 13 14 15, 15th एलिमेंट जो हो गया दैट इज पोटेशियम, वो फिर सोडियम से उसका प्रॉपर्टी मैच करता है ना। तो उनके हिसाब से जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करोगे तो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगे। तो उनका कहना क्या था, वो क्या कहना चाहते थे? वो ये कहते थे बच्चों कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि एक रेगुलर इंटरवल में प्रॉपर्टी रिपीट होगा, है ना। हम लोग ये देखेंगे कि एक रेगुलर इंटरवल में प्रॉपर्टी रिपीट होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये वो म्यूजिकल नोट के बारे में नहीं बोल रहे थे, ठीक है, ये म्यूजिकल नोट्स वगैरह के बारे में नहीं बोल रहे थे, ओके। रेगुलर इंटरवल में जैसे हाइड्रोजन लिख दिए, ठीक है, फिर उसके बाद लिथियम, उसके नीचे फिर उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर उसके बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, ठीक है, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक गैप छोड़ दिया, ठीक है, बिकॉज एल्यूमिनियम से मैच नहीं कर रहा था। जो नेक्स्ट एलिमेंट जिसके बारे में पता था, है ना, जिसके बारे में पता था, उसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच नहीं कर रहा था, तो उन्होंने एक गैप छोड़ दिया।
फिर लिखा टिटेनियम, ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा फिर उसके बाद वैनेडियम, ठीक है, फिर उसके बाद क्रोमियम, फिर उसके बाद मैंगनीज, ठीक है। इस तरीके से वो अरेंज कर रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से, ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन पहला एलिमेंट, फिर उसके बाद लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, फिर एक गैप छोड़ दिया उन्होंने, फिर टिटानियम, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। उन्होंने एक अलग से ग्रुप बना रखा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंट था न्यूलैंड के ऑक्टेव से, बिकॉज इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया था। आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके लिए एक अलग से उन्होंने ग्रुप क्रिएट किया था। और ये डिफरेंट था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से, बिकॉज वो अरेंज कर रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से। जहां प्रॉपर्टी मैच नहीं किया तो कुछ जगह पर उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस भी छोड़े हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस हैं, ठीक है। अच्छा, उनके ग्रुप के अंदर में सब ग्रुप हुआ करता था, यानी कि एक ग्रुप को दो हिस्सों में वो बांट देते थे, ए एंड बी, ठीक है। एक ही ग्रुप में दो दो एलिमेंट्स रहते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कैल्शियम, जिंक एक ही ग्रुप में, मतलब एक ही स्लॉट में है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्टियम, कैडमियम, है ना, ये भी एक ही स्लॉट में है, ठीक है। उसके बाद बैरियम एंड मर्क्यूरी, ये भी एक ही स्लॉट में है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब एक ही ग्रुप में दो दो सब ग्रुप्स कर दिए थे, ठीक है। और उनका जो पीरियडिक टेबल था मेंडलीव का, उसमें टोटल 7 पीरियड्स हुआ करते थे, ठीक है। ओके तो मेंडलीव का पीरियडिक लॉ क्या था? व्हाट इज द लॉ ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल? ना, एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, मेंडलीव का पीरियडिक लॉ, ठीक है। Mendeleev periodic table में Mendeleev classified elements in the increasing order of their atomic masses and similarities in properties, ठीक है। The formulae of oxides and hydrides formed by the elements was also the basis for classification of elements. Mendeleev's periodic table has 6 horizontal rows, actually 7 है, ठीक है। जो original Mendeleev का periodic table है उसमें 7 horizontal rows हैं, ठीक है। बाद में वो हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना बुक में, उसमें 6 पीरियड्स दिए जाते हैं, ठीक है। Called periods and 8 vertical rows called 8 vertical columns called groups. Okay, the groups 1 to 7 had, तो यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, that is just a second. तो यहाँ जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये पहला पीरियड हो गया, दिस इज द फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकंड पीरियड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ एंड दिस इज सेवेंथ, है ना। टोटल 7 पीरियड्स थे, ठीक है, ओरिजिनल मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में, ओरिजिनल मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, मेंडलीव का पीरियडिक टेबल का लॉ क्या था, है ना, वो क्या कहते थे? एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड, एलिमेंट्स when arranged, ठीक है, in the increasing order of, in the increasing order of their atomic masses, okay, in the increasing order of their atomic masses, then they show similarities, then they show similarities in properties, similarities in properties after a regular interval, after a regular interval, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा मेंडलीव का पीरियडिक लॉ क्या है, तो आप ये लिखोगे, है ना, दिस इज मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ, ठीक है। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करेंगे, ठीक है, तो वो क्या शो करेंगे ना, सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज, तो वो सिमिलैरिटीज शो करेंगे। जैसे यहाँ देखो लिथियम,
बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर उसके बाद सोडियम। सोडियम और लिथियम का प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है ना, एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है। ओके, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। तो ये हो गया बच्चों मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ। ये क्या हो गया? मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमसे पूछा जाएगा what was the basis of classification, what was the basis of classification in Mendeleev's periodic table, in Mendeleev's periodic table, ओके किस आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में? तो टोटल 3 चीजों को याद रखोगे बच्चों। पहला चीज ना, एलिमेंट्स विल बी अरेंज्ड और एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड, ठीक है, एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड in the increasing order of their atomic masses। पहला नियम ये है, their atomic masses, ठीक है। एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करना, ये पहला नियम है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से करना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो ये ऊपर जो लिखा है बच्चों मैं उसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, उसे आप लोग नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। अभी से जो लिखना स्टार्ट किया गया है एक्चुअली इसे ही आप लोगों को नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, और भी 2 नियम है, ठीक है, क्या है वो, ओके, और बाकी 2 नियम्स देखो क्या है। दूसरा नियम, ठीक है, यहाँ पहला नीचे में लिखा हुआ है बच्चों, इसे नोट डाउन करोगे। उसके बाद दूसरा नियम क्या है देखो ना, एलिमेंट्स having similar chemical properties, elements having similar chemical properties will be placed or were placed under the same group, ठीक है। Elements having similar chemical properties were placed under the same group, were placed under the same group, ठीक है। जिनके प्रॉपर्टीज सेम हैं, ठीक है, उनको सेम ग्रुप में रखा जाता था। जैसे लिथियम का प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करता है, सोडियम का पोटेशियम से मैच करता है, ठीक है, तो इन्हें सेम ग्रुप में रखा जाता था। हालांकि कॉपर भी यहाँ रखा गया है जो कि बाद में गलत हो गया, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम का भी मैच करता है बच्चों, है ना। तो जिनके प्रॉपर्टीज मैच करते हैं वो सेम ग्रुप में रखे जाएंगे, ये कहते थे मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव पहला क्या कहते थे, वो कहते थे कि हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से। दूसरा चीज वो कहते थे कि जिन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज सेम है उन्हें सेम ग्रुप में रखा जाएगा, उन्हें सेम ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है एक्चुअली में देखोगे तो वो सेकंड पॉइंट का ही एक स्पेशल केस बोल सकते हो, है ना, सेकंड पॉइंट का ही एक स्पेशल केस बोल सकते हो, ठीक है। और वो क्या है, दैट इज द एलिमेंट्स having the elements in a group, the elements in a group has the same general formula, the same general formula of oxides and hydrides, oxides and hydrides, ठीक है। तो एक ग्रुप के, एक ग्रुप यानी कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम होगा,
जैसे कि जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। ओके, देखो हाँ, तो वो कह रहे हैं एक ग्रुप के एलिमेंट्स, जैसे कि ये पहला वाला ग्रुप देखो, हाँ ये पहला ग्रुप है, ओके, इसमें ये एलिमेंट्स हैं, तो उनका कहना था इनके हाइड्राइड्स और इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला एक जैसा होगा। अच्छा, हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन मतलब हाइड्राइड मतलब क्या, हाइड्रोजन से रिएक्ट करना, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। अच्छा, जब एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, H2, ठीक है। अच्छा, लिथियम अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, लिथियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, LiH, ठीक है। अब यहाँ पर हम बैलेंसिंग वगैरह नहीं दिखा रहे बच्चों, हम बस समझा रहे हैं, ठीक है। LiH, ठीक है। अगर सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो पता है किस तरीके का फॉर्मूला बनता है, किस तरीके का सब्सटेंस बनता है, दैट इज सोडियम हाइड्राइड NaH, ठीक है। पोटेशियम अगर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो पोटेशियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है KH, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंसिंग और मॉलिक्यूल्स के आकार में हम नहीं लिखे हैं फॉर्मूला, हम तुम्हें बस एक चीज दिखाना चाहते हैं, और वो क्या है, देखो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, यहाँ पर लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक है। एक लिथियम एक हाइड्रोजन, एक सोडियम एक हाइड्रोजन, एक पोटेशियम एक हाइड्रोजन, मतलब हम लिथियम सोडियम और पोटेशियम की जगह R लिख देंगे तो इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला है RH। R की जगह पर तुम लिथियम रख सकते हो, R की जगह पर तुम सोडियम रख सकते हो, R की जगह पर तुम पोटेशियम रख सकते हो। तो इनके इस ग्रुप का जो हाइड्राइड होगा, इस ग्रुप में जो हाइड्राइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्राइड फॉर्मेशन करेंगे, उनका जनरल फॉर्मूला होगा RH, ठीक है। R की जगह लिथियम सोडियम पोटेशियम रख सकते हो, समझ में आया। अच्छा, इसी ग्रुप का ऑक्साइड का फॉर्मूला देखते हैं, है ना, फर्स्ट ग्रुप का ऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड का फॉर्मूला थोड़ा देखते हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, वाटर, सबको पता है ना। फर्स्ट ग्रुप में क्या है, ये देखो, इस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में पहला एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H2O, ठीक है। अच्छा, दूसरा एलिमेंट कौन है, लिथियम। लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Li2O, ठीक है। तीसरा एलिमेंट है सोडियम। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड, दैट इज Na2O। चौथा एलिमेंट है देखो पोटेशियम। पोटेशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, K2O, ठीक है। अब यहाँ एक चीज कॉमन है, देखो, H2O, Li2O, Na2O, K2O, ठीक है। मतलब यहां पर हम जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं R2O, है ना। मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, ठीक है। R2O, R की जगह तुम हाइड्रोजन रख दो तो H2O, R की जगह तुम लिथियम रख दो तो Li2O, R की जगह तुम सोडियम रख दो तो Na2O, R की जगह तुम पोटेशियम रख दो तो K2O, ठीक है। तो इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, RO2, सॉरी R2O, जस्ट ए सेकेंड। इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज R2O, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक बेसिस बना था, है ना। सेकंड ग्रुप में उसी तरीके से देखो, इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला है RO, सेकंड ग्रुप का, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है बच्चों, MgO, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, CaO, देखो सब ये सेकंड ग्रुप के हैं। जिंक ऑक्साइड क्या है, ZnO, ठीक है। तो इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला है RO। R की जगह तुम मैग्नीशियम रख दो तो MgO, R की जगह कैल्शियम रख दो तो CaO, R की जगह जिंक रख दो तो ZnO, ठीक है। तो इनके इस ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है ना, RO, ठीक है। अच्छा, ये लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस तरीके का फॉर्मेशन आएगा, देखो किस तरीके का कंपाउंड बनेगा। सेकंड ग्रुप का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, RO, ठीक है। उसी तरीके से देखो, अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनेंगे क्या, देखो MgH2, ठीक है, CaH2 दैट इज कैल्शियम हाइड्राइड, ZnH2 दैट इज जिंक हाइड्राइड। तो यहाँ पर इनका हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला है RH2, ठीक है। R की जगह मैग्नीशियम रख दो तो MgH2,
आर की जगह कैल्शियम रख दो तो CaH2, आर की जगह जिंक रख दो तो ZnH2, ठीक है। तो सेकेंड ग्रुप का हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या है, RH2, ठीक है। तो ये भी एक आधार बना था, ये भी एक बेसिस बना था जब मेंडलीफ क्लासिफिकेशन कर रहे थे एलिमेंट्स का, तो इस चीज के ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया था कि एक एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स रहेंगे उनके हाइड्राइड और उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला एक ही होना चाहिए, ठीक है, जनरल होना चाहिए, ठीक है। मतलब लिथियम का हाइड्राइड LiH, तो सोडियम का NaH, पोटेशियम का KH, ठीक है। उसी तरीके से उनके ऑक्साइड का, जैसे लिथियम ऑक्साइड बनता है Li2O, तो सोडियम ऑक्साइड होगा Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड होगा K2O, ठीक है। वो वैसा बनते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ इस ग्रुप में रख दिया गया है बल उसी वजह से वो लोग वैसा बनेंगे, नहीं, वो वैसा बनते हैं, इसी के लिए एक ही साथ एक ही ग्रुप में रखे गए हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजों को ध्यान में रख करके मेंडलीफ ने अपने पीरियडिक टेबल को बनाया, ठीक है। इन तीन चीजों को उन्होंने ध्यान में रखा, ठीक है, ओके। तो ये सब चीजों को आधार बना करके अब यहाँ पर देखो, उसी तरीके से अगर देखना चाहोगे थर्ड ग्रुप का, है ना, थर्ड ग्रुप का अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो थर्ड ग्रुप का हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा पता है, RH3, और इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा पता है, R2O3, ठीक है। यहाँ देखो एक है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद होगा Al2O3, तो एल्यूमिनियम की जगह R रख दो तो R2O3, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब बनाता है तो AlH3, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है AlH3, एल्यूमिनियम की जगह R रख दो तो RH3, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है ना। तो उसी तरीके से ग्रुप 4 का क्या हो जाएगा, RH4, है ना। और इसमें से कोई एक एलिमेंट याद रख लो ना, कार्बन, कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो यहाँ पर RO2, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RO2। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है मीथेन बनाता है, दैट इज CH4, है ना, दैट इज CH4, तो यहाँ पर RH4, ओके। इसका हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला है RH4 और इसके ग्रुप 4 का ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला है RO2, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, इसी के लिए जनरल फॉर्मूला RO2, ठीक है। तो इस तरीके से मेंडलीफ अपना पीरियडिक टेबल बना रहे थे, है ना। अच्छा, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेंडलीफ का पीरियडिक लॉ हो गया, और मेंडलीफ किस आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, 3 पॉइंट्स थे। उन्होंने कहा कि हम लोग एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करेंगे, ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से, और कुछ नियम है, हाँ, ना जिनका सिमिलर प्रॉपर्टीज है उन्हें सेम ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। और जो सेम ग्रुप में रखे गए हैं उनका, उनके ऑक्साइड का और उनके हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, जनरल फॉर्मूला सेम होगा। इतने चीजों को वो ध्यान में रख करके अपना पीरियडिक टेबल बनाए, ठीक है। इतने चीजों को ध्यान में रख करके अपना पीरियडिक टेबल वो बनाए, बट फिर भी मिस्टेक्स हुए, ठीक है। कुछ अचीवमेंट्स भी हैं और कुछ मिस्टेक्स भी हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग डिस्कशन करते हैं, ओके। यहाँ देखो, जैसे सपोज हम लोग बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं या मेरिट्स हैं, ठीक है, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं या मेरिट्स हैं, ठीक है। मेंडलीव ने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट किया, ठीक है, और उन्होंने एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज के बीच में एक रिलेशन बताया। उन्होंने बताया कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, उन्होंने क्या कहा, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट is the periodic function, is the periodic function of its atomic mass, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को बताने का कोशिश कर रहे थे कि एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इस चीज को बताने का कोशिश कर रहे थे कि एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट हालांकि ये भी सही नहीं है ना, बट उस वक्त ये फंडामेंटल था, है ना, ये ज्यादा अच्छा एक एक्सप्लेनेशन था। बाद में चेंज हुआ, लेकिन उस जमाने में, उस दौरान ये अच्छा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, एक अचीवमेंट था। अच्छा, उसके बाद स्पेसेस वेर लेफ्ट वैकेंट टू एकोमोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। मेंडलीफ ऐसा नहीं कि कुछ जगह पर मेंडलीफ ने क्या किया ना, जहां पर प्रॉपर्टीज मैच नहीं हुए, है
है ना, जहां पर प्रॉपर्टीज मैच नहीं हुए वहां पर उन्होंने क्या किया, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। जैसे यहाँ पर देखो, कैल्शियम के बाद उन्होंने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, ठीक है, कैल्शियम के बाद एक ब्लैंक स्पेस है, जिंक के बाद एक ब्लैंक स्पेस है, बिकॉज उस वक्त कोई एलिमेंट ऐसा नहीं था जिसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करता, तो एल्यूमिनियम के नीचे तो उसी को रखेंगे जिसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करे। तो उस वक्त बच्चों एल्यूमिनियम से मैच करता हुआ किसी का प्रॉपर्टी नहीं था, पता नहीं था, डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उन्होंने बोला कि बाद में एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करेगा, तब उसे यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये भी एक अचीवमेंट है ना, बिकॉज उन्होंने ऐसा नहीं कि हाँ टिटानियम नेक्स्ट एटॉमिक मास के हिसाब से टिटानियम आता है तो टिटानियम को यहाँ पर रख दिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो ये भी एक अचीवमेंट है, ये भी एक अचीवमेंट है। उसके बाद देखो, तो ये हो गया, स्पेसेस वेयर लेफ्ट वैकेंट टू एकोमोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। इट कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स व्हिच हेल्प्ड इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ठीक है। अब वो बोल रहे थे कि एल्यूमिनियम के नीचे गैप रखे थे ना, तो उनका ये मानना था कि एल्यूमिनियम जैसा एक एलिमेंट बाद में डिस्कवर होगा, जिसे उन्होंने एका एल्यूमिनियम कहा, एका एल्यूमिनियम, ठीक है, ओके, जिसे उन्होंने क्या कहा, एका एल्यूमिनियम, ओके। तो उनका ये कहना था कि एल्यूमिनियम जैसा एक एलिमेंट बाद में डिस्कवर होगा, ठीक है, जिसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करेगा, ठीक है। और एका एल्यूमिनियम के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया, ठीक है, जैसे कि उसका डेंसिटी कितना होगा, है ना। एका एल्यूमिनियम के बारे में उन्होंने बताया था कि उसका एटॉमिक मास 68 होगा, प्रेडिक्ट किया था, सिर्फ किस आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर, है ना, और रेगुलरिटी के आधार पर, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि उसका डेंसिटी 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होगा। उन्होंने कहा था कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा था कि उसका जो क्लोराइड का फॉर्मूला होगा एका एल्यूमिनियम का, वो होगा EaCl3, E फॉर एका एल्यूमिनियम, ठीक है। बाद में जब डिस्कवर हुआ ना, ये उन्होंने बताया था, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, बाद में जब डिस्कवर हुआ तो उसका एटॉमिक मास 69.7 था, लगभग आसपास है ना, और उसका डेंसिटी 5.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, है ना, वो भी आसपास है, वो 5.9 बोले थे, 5.94, ठीक है। उन्होंने कहा था मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम पाया गया, 30.2 डिग्री सेल्सियस, है ना, कम है, ठीक है। और उन्होंने जो बताया था कि एका एल्यूमिनियम का क्लोराइड, उसका फॉर्मूला EaCl3 होगा, बाद में गैलियम डिस्कवर हुआ और गैलियम के क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था, GaCl3, ठीक है। उन्होंने कहा था एका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा A2O3। क्यों ऐसा वो प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, बिकॉज एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Al2O3, तो वो बोले एका एल्यूमिनियम का A2O3, है ना, बिकॉज उसी के नीचे रहने वाला है, तो प्रॉपर्टी सेम होगा, तो ऑक्साइड का फॉर्मूला भी सेम ही होगा, मतलब सिमिलर होगा। बाद में जब गैलियम डिस्कवर हुआ बच्चों, तो गैलियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला था Ga2O3, है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज को वो प्रेडिक्ट किए, ठीक है, जिसके वजह से डिस्कवरी में भी हेल्प हुआ, है ना, डिस्कवरिंग न्यू एलिमेंट्स, ओके। और एक चीज भी है बच्चों, जब वो ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए ना, तो साइंटिस्ट लोग रिसर्च का काम स्पीड अप कर दिए, है ना, ब्लैंक स्पेसेस के वजह से रिसर्च स्पीड अप हो गया, ठीक है, रिसर्च स्पीड अप हो गया, यानी कि लोग क्या कर रहे थे, मतलब वो लोग अपने, मतलब वो लोग, मेंडलीफ ने कह दिया ना कि नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो यहाँ पे रखे जाएंगे, तो साइंटिस्ट लोग फिर उस नए एलिमेंट को ढूंढना स्टार्ट कर दिए जोरों शोरों से। उसके बाद देखो, द इनर्ट गैस एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड लैटर कुड बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि बाद में इनर्ट गैस उस वक्त तो डिस्कवर नहीं हुए थे, बाद में डिस्कवर हुए डेफिनेटली, है ना। तो वो 5th पॉइंट में ये कहते हैं कि मान लो जब इनर्ट गैस डिस्कवर हुए, तो इस पूरे पीरियडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हम लोग यहाँ पर एक अलग से ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक अलग से ग्रुप बना सकते हैं और यहाँ पर हम लोग नोबल गैसेस को रख सकते हैं, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल, है ना। यहाँ पर हीलियम रख दोगे, उसके नीचे वाले ग्रुप में नियॉन रख दोगे, उसके नीचे वाले ग्रुप में आर्गॉन रख दोगे, है ना। तो हम लोग ये काम कर सकते थे, उसके नीचे वाले ग्रुप में क्रिप्टॉन रख दोगे, फिर जेनॉन रख दोगे, फिर रेडॉन रख दोगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग रख सकते थे, ठीक है। तो उनका यही कहना था कि हम लोग जब इनर्ट गैसेस जब डिस्कवर हुए, तो हमारा ये जो मेन बॉडी है, ठीक है,
पीरियडिक टेबल का, मेंडलीफ के पीरियडिक टेबल का जो मेन बॉडी है उसे बिना डिस्टर्ब किए भी हम लोग इनर्ट गैसेस को एकोमोडेट कर सकते थे, ठीक है, कर सकते थे। तो ये उनका कहना था, है ना। उसके बाद ये हो गया बच्चों मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल, है ना। मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में क्या क्या मेरिट्स थे, क्या क्या अचीवमेंट्स उनके थे, है ना, क्या क्या अच्छा चीज, मतलब अच्छा चीज क्या, जो भी पढ़ा लिखा करके गए थे, बच्चों को तो पढ़ाई अच्छा लगता है नहीं, तो जो भी बोलो, ठीक है, बट ये उनके अचीवमेंट्स थे, ठीक है, मेरिट्स, अचीवमेंट्स, ओके, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद डीमेरिट्स क्या थे, डीमेरिट्स क्या थे वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट वेर द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल, ओके। तो ये पहले मिटाने का काम खत्म करने दो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं डीमेरिट्स, ओके। चलो सही है, ओके। तो डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल देखो, और डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। सबसे पहला जो कि सबसे लास्ट में यहां लिखा गया, द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट क्लियर, है ना। आइसोटॉप्स को कहां रखोगे, आइसोटॉप्स याद है, आइसोटॉप्स मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number, having same atomic number but different mass number, but different mass number, ठीक है। जैसे कि कार्बन के बच्चों 3 तरह के एटम्स पाए जाते हैं नेचर में, कार्बन 12 एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन 13 उसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, और कार्बन 14 उसका भी एटॉमिक नंबर 6 है। तो कार्बन का एक एलिमेंट है, एटम है जिसका मास 12 है, एक एटम है जिसका मास 13 है, एक एटम है जिसका मास 14 है। अब क्या करोगे, कहां रखोगे इन्हें, एटॉमिक मास के हिसाब से रखोगे तो कार्बन को ही 3 जगह रखना पड़ेगा, एक कार्बन 12 को रखोगे पहले, फिर कार्बन 13 को अलग बाद में रखोगे, फिर कार्बन 14 को रखोगे, मतलब एक ही एलिमेंट को अलग अलग जगह पर रखना पड़ेगा। तो आइसोटॉप्स के बारे में कुछ सटीक इंफॉर्मेशन मेंडलीफ ने नहीं दिया, मेंडलीफ ने आइसोटॉप्स के पोजीशंस के बारे में, हालांकि जब मेंडलीफ का पीरियडिक टेबल हम लोग देखते हैं तो मेंडलीफ के पीरियडिक टेबल में तो कार्बन एक ही जगह पर रखा गया है ना, मेंडलीफ के पीरियडिक टेबल में कार्बन एक ही जगह पर रखा गया है, ठीक है। तो अब कार्बन यहां पर भी है तो कार्बन यहां भी होना चाहिए ना, बिकॉज कार्बन का एक एटम ऐसा भी जिसका मास 14 है, तो नाइट्रोजन के पास में एक कार्बन और होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक एलिमेंट एक ही जगह पर रह सकता है। तो इस चीज को मेंडलीफ ने सही तरीके से नहीं समझाया, इस चीज को मेंडलीफ ने सही तरीके से नहीं समझाया, ओके। ठीक है, उसके बाद देखो some elements are not arranged in the increasing order of their atomic masses, cobalt and nickel, tellurium and iodine, okay, टेलेरियम, आयोडीन, कोबाल्ट, निकेल, ओके। ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं बच्चों जिनको जबरदस्ती आगे पीछे किया गया, आगे पीछे किया गया मतलब यहां पर देखो, जब हम लोग यहां देखते हैं, ठीक है, देखो कहां गया कोबाल्ट, इधर होगा, हाँ ये देखो कोबाल्ट, ठीक है, उसके बाद है निकेल। नियम क्या बनाए थे वो बोले थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से रखेंगे, लेकिन यहाँ देखो कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है, निकेल का 58.7 है, तो कोबाल्ट का मास ज्यादा है, निकेल का कम है, तो ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं हुआ, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर देखो टेलेरियम एंड आयोडीन, है ना, टेलेरियम का एटॉमिक मास 128, आयोडीन का एटॉमिक मास 127, तो यहां पर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो नहीं हुआ। तो इस तरीके से वो 2 जगह पर गलती किए थे, है ना। गलती किए थे, क्यों किए थे, बिकॉज वो अपने दूसरे नियम को फॉलो कर रहे थे कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में रहने चाहिए। आयोडीन का प्रॉपर्टी ब्रोमीन के साथ मैच करता है, इसी के लिए ब्रोमीन के नीचे आयोडीन को वो रखना चाहते थे, लेकिन एटॉमिक मास के हिसाब से देखते तो आयोडीन यहां रखा जाता, ठीक है,
और टेलेरियम का प्रॉपर्टी जो है वो मॉलिब्डेनम के साथ मैच करता था, सेलेनियम के साथ मैच करता था, तो इसी के लिए यहां पर उन्होंने टेलेरियम को इनके नीचे रखा, सॉरी सेलेनियम के साथ मैच करता था, तो टेलेरियम को सेलेनियम के नीचे रखा और आयोडीन को ब्रोमीन के नीचे रखा। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखने के चक्कर में वो क्या कर दिए ना, पहला नियम ब्रेक कर दिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, उस चीज को वो ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो ये होता था बच्चों, ये एक गलती है जो मेंडलीफ ने किया। ठीक है, उसके बाद position of hydrogen is not clear because it shows properties similar to metals as well as non metals। ठीक है ना, हाइड्रोजन के पोजीशन को भी वो समझा नहीं पाए, बल्कि अभी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी उसे समझाया नहीं गया है ना, तो मेंडलीफ के ऊपर सारा इल्जाम डाल देना भी ठीक नहीं है। हाइड्रोजन को देखो उन्होंने लिथियम वाले ग्रुप में रखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जिस ग्रुप में है हाइड्रोजन उसी ग्रुप में है। ठीक है, अब हाइड्रोजन ठहरा नॉन मेटल, है ना, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, लेकिन देखो कौन से ग्रुप में है वो, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, है ना। तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी मैच करता है इनसे, इसी के लिए इस ग्रुप में रखा गया है। लिथियम जब आयन बनाता है तो Li+, सोडियम जब आयन बनाता है तो Na+, हाइड्रोजन भी जब आयन बनाता है तो H+, है ना, पॉजिटिव आयन बनाता है, 1 यूनिट का चार्ज होता है, सोडियम भी पॉजिटिव आयन बनाता है, 1 यूनिट का चार्ज होता है, और लिथियम भी पॉजिटिव आयन बनाता है, 1 यूनिट का चार्ज होता है। इसी कारण से हाइड्रोजन को इनके ग्रुप में रख दिया गया, बिकॉज इनका केमिकल प्रॉपर्टीज मिलता जुलता है। ठीक है, बट हाइड्रोजन H- आयन भी बनाता है ना, हाइड्रोजन दोनों तरह के आयन्स बनाता है, H+ भी बनाता है, H-, इसी को तो हाइड्राइड आयन कहते हैं, है ना। ये हाइड्रोजन आयन और H- हो गया हाइड्राइड आयन। ठीक है, जैसे फ्लोरीन F- बनाता है, क्लोरीन Cl- बनाता है, वैसे ही हाइड्रोजन H- भी बनाता है। तो हाइड्रोजन को क्लोरीन और फ्लोरीन वाले ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया, हाइड्रोजन को यहां क्यों नहीं रखा गया, ये सवाल उठता है ना। तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी मेटल्स के साथ भी मैच करता है, नॉन मेटल्स के साथ भी मैच करता है, लेकिन मेंडलीफ ने उन्हें सिर्फ मेटल वाले ग्रुप में रखा। तो सवाल ये उठा कि नॉन मेटल वाले ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया। ठीक है, अभी कुछ पीरियडिक टेबल तुम देखोगे हाइड्रोजन दोनों जगह पर लिखा जाता है, बट इस ग्रुप में भी लिखा जाता है और फ्लोरीन क्लोरीन वाले ग्रुप में भी लिखा जाता है, बिकॉज उसका प्रॉपर्टी मेटल्स के साथ भी मैच करता है और नॉन मेटल्स यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन के साथ भी मैच करता है। ठीक है, तो ये डिफेक्ट हो गया मेंडलीफ के पीरियडिक टेबल का, है ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक काम करेंगे कि जो मतलब क्या कहते हैं उसे, अपने बुक को ओपन करो, मेंडलीफ पीरियडिक टेबल को पढ़ो। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ डाउट अराइज होता है तो उस डाउट्स को हमें सेंड करो। ठीक है, सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव ए नाइस डे।